नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे कि ममता की धमकी से आहत हो गया है समाज और अब ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं। आखिर क्या है ये सियासत, क्या है इसके पीछे मायने। हिमाचल सरकार की बात करेंगे जिसने लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर कम से कम 21 वर्ष कर दिया है। तो यही कानून जब मोदी सरकार लाई थी तब विरोध क्यों था और ये बात अब उनकी पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं। तो क्या अब कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर दिया है। बात हरियाणा के चुनावों की भी करेंगे, होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। 26 सीटों के लिए 5 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। पहले चरण के नामांकन में दिखी थी जबरदस्त भागीदारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का है एक और प्रहार। कुपवाड़ा में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। राजौरी में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। तेज हुई कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग। भाजपा का आज से कोलकाता में 7 दिनों का धरना। सीएम ममता बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक, कहा न्याय नहीं बदला लेना है ममता बनर्जी की प्राथमिकता। आज से रेप और हत्या के विरोध में आखिरकार कांग्रेस भी उतरेगी सड़कों पर। और हिमाचल सरकार ने शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल विधानसभा से पास कराया। अब लड़कियों की शादी की उम्र होगी कम से कम 21 वर्ष। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पूछा सवाल, फिर मोदी सरकार के कानून का क्यों हुआ था विरोध। कहा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की धमकी से आहत है समाज और अब एक के बाद एक धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और खुद ममता बनर्जी की पार्टी और उनके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। तो आखिर ये सियासत क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन सीएम ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को संभालने के बजाय हर किसी को धमकाने पर उतारू हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी ने स्ट्राइक पर बैठे डॉक्टर्स को भी धमकी दी है। इस बीच मीडिया में हॉस्पिटल से पीड़िता के परिवार को की गई कॉल की जानकारी भी सामने आई है, जिसमें माता पिता को लेडी डॉक्टर बेटी द्वारा सुसाइड करने की सूचना दी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी बेटी के न्याय के लिए बैठे डॉक्टर्स को एफआईआर होने पर भविष्य खराब होने की धमकी दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे डॉक्टर्स को धमका रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन को की नाकामी पर वो खामोश है। हालांकि ममता अपने कल के बयान पर सफाई देते हुए दिखाई दी। उनका मानना है कि मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए ममता भारत में आग लगाने की धमकी दे रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो असम और दूसरे राज्यों समेत दिल्ली भी जलेंगे। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ममता पूरी तरह से घबराकर इस तरह के बयान दे रही हैं। इस बीच बीजेपी ने कल के बंगाल बंद के बाद बेटी को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी भी आखिरकार इस मुहिम में शामिल होने का उसने निर्णय लिया है।
टीएमसी ने भी बेटी के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार बेटी के इंसाफ के लिए ईमानदार कोशिश कर रही है या इस मुद्दे को भटका रही है। तो इस पर सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर जब गृह मंत्री का चार्ज भी ममता बनर्जी के पास है, राज्य की मुख्यमंत्री वो है ही हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी का चार्ज भी उनके पास है, तो वो धरना और प्रदर्शन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो न्याय की मांग आखिर किससे कर रहे हैं? इस पर क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। कहा है कि ये दिल्ली तक जाएगा और आपकी कुर्सी हम हिला देंगे मोदी बाबू। ये इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के नेता, आइए इस पर सुनते हैं। ये आरजीकर मुद्दा और पूरा प्रदेश में जिस तरीके से स्टेप डाउन सीएम ये नारा बुलंद हुआ ना, जिस तरीके से काल अपॉलिटिकल नवान्न मार्च और बीजेपी का बंद का असर देखने मिला, इसका पता भी नहीं है। ये अपने प्रदेश को खत्म तो कर दिया, जंगल राज कर दिया, और दूसरा इसको तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, अभी असेंबली का जो बिजनेस एंड रूल्स है वो भी आज खत्म कर दिया। बंगाल का जो जनता है, खास करके हमारी दीदी माँ बहन, ये लोग ममता बनर्जी का गुंडा और पुलिस जिस तरीके से रेपिस्ट को संरक्षण दे रहा है, इसमें बंगाल का हालत बहुत बुरा है। आप पिछले 3-3.5 साल से देख लेना, जितना भी मेन एट्रोसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड हमारी माता बहन दीदी है। और इस पूरे प्रकरण पर गिरिराज सिंह बीजेपी नेता वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बिहार लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस बात से बहुत आहत और आक्रोशित नजर आए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो अपना बयान दिया कि अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, देश के दूसरे हिस्से भी जलेंगे। तो उन्होंने एक्स पर इस पर क्या कुछ ट्वीट करके लिखा है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, उसको हम आपको दिखाते हैं कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। और एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दीदी की पूर्वोत्तर को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई, मैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्हें सार्वजनिक रूप से पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से माफी मांगनी चाहिए।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी पश्चिम बंगाल से कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, जो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि जब जो मुफलिस है वो अगर न्याय मांगे तो समझ में आता है, लेकिन अगर मुनसिफ न्याय मांगने लगेगा तो न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? सीएम ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास, गृह मंत्रालय उनके पास, वो खुद कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। ये किस तरह की सियासत है? हाँ, देखिए ना, माने दिल्ली में आप लोग पत्रकारिता करते हैं और दिल्ली राजनीति में एक शब्द आजकल काफी इस्तेमाल हो रहा है कि वो बालक बुद्धि। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कई दिनों से 9 अगस्त से जो कुछ भी ममता बनर्जी का रवैया है उसे बालक बुद्धि कहे और नहीं तो उसे गलत बुद्धि कहे या क्या क्या कहे, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। कल जिस तेवर के साथ और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी पहले तो डॉक्टरों को धमकी दी और बताया कि आप लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर नहीं कर रही हूं क्योंकि आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। और दूसरे तरफ उन्होंने बताया कि बंगाल जलाने की कोशिश किसने कर रहा है, कोई इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास, क्योंकि लोग बंगाल में या पूरे देश में न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये न्याय की मांग करना, अगर उन्हें ये ऐसा लगा कि ये बंगाल जलाने का धमकी, बंगाल जलाने की कोशिश है, तो उन्होंने पूरे देश को जलाने की बात कह दी। तो आपने जो कह रहे हैं ना कि लोग न्याय किसके सामने मांगे और वो किसके सामने न्याय मांगने की बात कर रही है, मतलब आप वही मेरा उसी से जिससे मैं शुरू किया है मैं उसी से खत्म कर रहा हूं कि इसे बालक बुद्धि, ये छोड़ के आप क्या बोलेंगे? आप ही सोचिए कि एक फ्रेज है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आप इसको उस तक भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि वो उसको एक दूसरा ट्विस्ट देने की कोशिश में है। फिलहाल इस पूरे प्रक्रिया में जो धरना प्रदर्शन और आम लोगों का, मैं इसको कहूंगा कि स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन पहली बार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लोग, आम जनता जो है बहुत आक्रोशित है, और शायद यही आक्रोश है, ये दबाव है या राजनीति का एक इसको आप कहिए कि राजनीति है कि कांग्रेस पार्टी भी अब धरना प्रदर्शन की सियासत पर उतरी है पश्चिम बंगाल में। निखिल, मुझे राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा या मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में पता नहीं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को जमीनी हकीकत के बारे में पता है। और वो आज अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो एक मार्च निकाले हुए हैं न्याय की मांग करते हुए, पीड़िता के परिवार के साथ अपना समर्थन जताने के लिए, और बंगाल की जो जितने हजारों करोड़ों लोग इस न्याय की मांग कर रहा है उसे भी समर्थन देने के लिए अधीर रंजन चौधरी अपने समर्थकों के साथ, कांग्रेस समर्थकों के साथ अब आज रास्ते पर है। अब मुझे ये पता नहीं कि इसका जो एआईसीसी है और उनका सारे बड़े बड़े नेता है, इन लोगों का कोई समर्थन है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो बंगाल के लोगों ने देखा नहीं है कि जिन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए चिल्ला रहे थे चुनाव के पहले या लोकसभा के अंदर, ये अभी तक अधीर रंजन चौधरी की समर्थन में, कम से कम उनकी समर्थन में, जिनको अभी तक बताया जाता है कि ये प्रदेश कांग्रेस सभापति है, उनके समर्थन में कुछ बताया, इस पीड़िता के समर्थन में कुछ बताया, उनके परिवार के समर्थन में कुछ बताया, हमें पता नहीं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपना काम तो वो कर रहे हैं। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस से तो ये सवाल एक पूछा ही जाएगा कि देर बहुत की आने में तुमने, शुक्र है कि तुम आए तो। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके आक्रोश के बारे में ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोग बहुत आक्रोशित हैं, ऐसी समाचार आ रहे हैं। देखिए, अगर बात को इस तरह से मैं बताए, इसमें कितना असंवैधानिक है और कितना मुझे कहना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन कहानी ऐसा है कि जो लोग आरोपी है, मतलब लोग जिनको आरोपी समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गए हैं कि ये लोग अगर बीच रास्ते में मिल जाए तो उनका हो सके कि लिंचिंग हो जाए। तो ये जो लिंचिंग के बारे में लोग पूरे देश में इतना कुछ बातें उठाते हैं ना, ये लिंचिंग हो जाए। आज ही मैं बात बता रहा हूं कि चेस मेडिसिन का जो
जो HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिनको मालदा मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां पे उनको घुसने नहीं दिया गया। वहां पे स्टूडेंट्स और बाकी लोगों ने बोला कि आप छुप के यहाँ पे आके ज्वाइनिंग रिपोर्ट पे साइन किया है, लेकिन आपको यहाँ पे हम काम नहीं करने देंगे, आपको अस्पताल में हम घुसने नहीं देंगे। तो आप शायद समझ पा रहा है, एक दूसरा जो बीच में जो प्रिंसिपल जिनको बनाया गया, वो प्रिंसिपल बारासत मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहां पे जो बारासत शहर के लोग हैं, स्टूडेंट्स है और अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की जो कर्मचारी है, वो मैडम को वहां पे ज्वाइन नहीं करने दे रही है। तो ये सब उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों में किस तरह की आक्रोश है कि एक बार अगर किसी को सीबीआई की तरफ से पता चल जाए कि ये आरोपी है और दोषी है, तो हो सके कि उनका जान का खतरा हो जाए। और ये शायद ममता बनर्जी को समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा प्रयोग करने लगी है जो संविधान के बाहर है और जो मतलब किसी चुने हुए चीफ मिनिस्टर। जी बिल्कुल। और ये बात भली भांति समझी जा सकती है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, अपने आप को भी ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम तो कोशिश कर ही रहे हैं और हम भी न्याय मांग रहे हैं, और इसका पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं पूरा जो कांड हुआ है वो प्रदेश में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, सारी जो जिम्मेदारी बनती है वो प्रदेश सरकार की बनती है, लेकिन उसका जो एंगल है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर मोड़कर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश है। लेकिन ये भी बात इसमें जोड़ देना मुनासिब होगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और आपसे अपडेट्स के लिए हम जुड़ते रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि हिमाचल सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या हस्तक्षेप किया है, क्योंकि वो एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ ने पहले उसका विरोध किया था। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि दरअसल हिमाचल प्रदेश में हो क्या रहा है और ये जो नया कानून है उसके पीछे की सियासत क्या है। हिमाचल सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किया है, क्या ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित किया है, कानून पारित किया है। सुक्खू सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पास कराकर राज्य में एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बाल विवाह रोकने, लैंगिक समानता लाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर लड़कियों को भी मिलेंगे। कहा गया है कि कम उम्र की लड़कियों में गर्भधारण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए यह कानून जरूरी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कहती हैं कि फिर अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार के बाल विवाह कानून का इतना विरोध क्यों किया गया था। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने जब यह कानून बनाया था तब इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध होता है। सवाल यह भी है कि क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसलिए बाल विवाह कानून लाई क्योंकि यहां वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा। मोदी सरकार ने 2021 में एक बड़ा फैसला लिया था और शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 वर्ष कर दिया था, यानी लड़का लड़की दोनों की उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी गई थी। जया जेटली की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने शादी की उम्र 21 साल करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया था। मोदी सरकार ने के फैसले से पहले बाल विवाह की दर
27% थी, जो इस दौर में 20% हो गई है। तो 7% का गैप आया है। ये प्रतिशत का गैप जो है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। असम में बाल विवाह कानून से पहले इस प्रथा ने सामाजिक समस्या का रूप ले लिया था। असम सरकार ने सख्त कानून बनाकर इसके खिलाफ कार्रवाई तेज की। नतीजा, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उसके मुस्लिम विरोधी बताने की कोई कसर नहीं छोड़ी और उसको भरपूर तरीके से कोशिश की कि उसको मुस्लिम विरोधी बताया जाए। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस अभियान को जारी रखा। पिछले साल 4000 मामले सामने आए, जिसमें 2500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। सरकार ने कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही। असम में बाल विवाह पर सख्ती होने से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। राज्य में अत्यधिक शिशु मृत्यु पर बाल विवाह कारण इसको बताया गया था। असम में किशोर गर्भावस्था की दर 6.14% थी, लेकिन मुस्लिम इलाके में ये अशिक्षा के कारण ये दर जो थी वो 28.5% तक पहुंच गई थी। तो आप गैप को समझिएगा। जाहिर है कि लड़कियों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बहुत सख्ती होनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक की सियासत इन प्रयासों पर पानी फेरती है, इनको कमजोर करती है। तो इसमें लोग क्या कुछ कह रहे हैं, दरअसल इस सियासत को समझने की जरूरत है। और इस सियासत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन केंद्र में जिस तरह से कांग्रेस से इस पर विरोध दर्ज करवाया था, उससे कांग्रेस की दोहरी मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस में कोई आपस में नेतृत्व में प्रदेश और केंद्र के आपस में कोई इसमें तारतम्य नहीं है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव लाया था 2021 में कि शादी की आयु जो है वो 21 वर्ष करनी चाहिए, हालांकि बाकी चीज़ों को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं था। और केंद्र सरकार की उस वक्त की मंशा भी बड़ी साफ एक ही बात को लेकर के थी कि बेटियों को अवसर देना चाहिए मैच्योर होने के लिए, अपने पाँव पर खड़े होने के लिए। 18 साल की उम्र तो पढ़ाई में होती है, और उसके बाद अपने पाँव पर खड़ी होकर के शादी हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आगे की पर शादी के बाद की अगली परिस्थितियां बेटी के लिए बहुत भिन्न होती है, अलग तरह की होती है। इसी विषय को लेकर के केंद्र में प्रस्ताव उस वक्त कांग्रेस ने उसका विरोध किया, और मैं थोड़ा इस बात को लेकर हैरान भी हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को लाया, और हमने उन पुरानी बातों पर न जाकर के हमने तय किया कि हमने इसका विरोध नहीं करना है, और हमने समर्थन किया। तो आपने देखा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार यही कानून लेकर आई थी तो कांग्रेस ने विरोध किया था। हम यहाँ पर बीजेपी के लोग जो है कम से कम इसका विरोध हमने इसका नहीं किया है, क्योंकि ये कानून जो है ये एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए है। वहीं बीजेपी विधायक रीना कश्यप ने भी इस मसले पर कांग्रेस को घेरा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो लड़की के लिए शादी की जो उम्र 21 साल रखी है, बहुत अच्छा निर्णय है। देखिए, केंद्र सरकार ने तो पहले से ही इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया था, मगर कांग्रेस नेतृत्व कहता है वो शायद से जो प्रदेश है वो आपस में मानती नहीं है। कुछ यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ और इनका कहना होता है, नीचे से केंद्र से कुछ और कहना होता है, तो आपसी तालमेल इनका बिल्कुल भी नहीं है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे और अपने खास मेहमानों को जोड़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मैं देख पा रहा हूं अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है अंबर जी आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है, स्वागत है कौशिक साहब आपका भी। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक। विनोद जी आपका भी स्वागत है। और विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो ये जो विषय है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें सामाजिक जागरूकता की भी ज़रूरत है और इसमें सियासत भी जुड़ी हुई है। और ये दुख की बात है कि इसमें सियासत जुड़ जाती है जितने इस ऐसे गंभीर विषय पर, लेकिन जब जुड़ती है तो चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि इस पूरे विषय पर दरअसल सियासत जुड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो जुड़ी? और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने इस बिल को इसलिए पास करा लिया क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध या समर्थन मायने नहीं रखता, वहां वो वोट बैंक के तौर पर दिखते नहीं है।
निखिल, हम कह सकते हैं कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आज की ये सबसे बड़ी खबर के साथ साथ आप कह सकते हैं कि हिमाचल सरकार को एक साधुवाद तो बनता ही है कि कम से कम उन्होंने एक साहस तो किया। हिमाचल सरकार ने जो ये साहस किया है, वो साहस कम से कम और जो स्टेट है, जो गैर बीजेपी शासित जो स्टेट है, उनको भी एक सबक है उनके लिए कि सिर्फ वोट बैंक के कारण, आप उस पॉलिटिक्स के कारण और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके सामने में रख के आप इस तरह के जब कभी सामाजिक सुधार की बात होती है तो आप कैसे अरंगा लगाते हैं और कैसे अपने एक तरह से तुष्टीकरण को सामने में रखते हैं। अभी आपने देखा 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूसीसी की बात कही है और बड़ी जोरदार तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूसीसी की बात कही है, जो सिविल कोड की बात कही है। अगर इसी तरह से इस परिप्रेक्ष्य में रखें तो क्या हिमाचल सरकार ने उस सिविल कोड को लागू किया? यही बात तो उत्तराखंड सरकार ने इसी सिविल कोड को लागू किया है कि लड़का लड़की समाज के हिस्सा है, परिवार जो है वो समाज का है, वो राज्य का है, फिर उसमें दूसरा पर्सनल लॉ की जरूरत क्या है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए जो लड़कियों की और लड़कों की उम्र जो शादी के लिए 21 साल किया है, जो एक तरह से आप कहें कि भारत सरकार की जो 2021 की जो ये बनाया हुआ कानून था, भारत सरकार को जो फैसला था, उस पे हिमाचल सरकार ने अपना मुहर लगा दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर में कम से कम कांग्रेस नेतृत्व को समझने के लिए कि हर चीज अगर आप इसको वोट के नजर चश्मे से देखेंगे, सियासत के चश्मे से देखेंगे, तो देश में जो इतने सामाजिक सुधार की बात होती है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी यूसीसी की बात करते हैं, वो भी अपने आप में एक सामाजिक सुधार है, क्योंकि ये देश पहला है, उसके बाद कोई रीजन और रिलीजन की बात होती है। तो ये इस देश में आजादी के 75 साल में भी अगर सामाजिक रूप से अलग अलग कानून हो तो फिर आप उस देश में आप समझिए कि इस देश को सामाजिक स्तर पर हम एक कैसे कहेंगे। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो अपना एक एजेंडा था, आज खुद कांग्रेस की एक सरकार ने हिमाचल में उस एजेंडा को तोड़ा है और कांग्रेस के इस भ्रम को दूर किया है। तो मुझे लगता है कि ये नजीर बनने वाली है। नज़ीर बनने वाली है। इससे पहले कि इस पर हम थोड़ी सियासत की बात करें, विजय कौशिक के पास जाएं और संजय शर्मा के पास जाएं, मैं अंबर जैदी के पास आना चाहूँगा। अंबर जैदी जी, एक बात ये बताइए कि ये जो निर्णय है, जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, उसका विरोध किया गया था, सियासी रीजंस थे, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में, लड़कियों बच्चियों के स्वास्थ्य के संबंध में, या जो ओवरऑल है कितना इसका इफेक्ट है, एक बात ये भी समझना चाहेंगे और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध क्यों करता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के नजरिए से उनके पूरे जीवन को देखते हुए इस कदम को देखा जाए तो वाकई में काबिल तारीफ ये कदम है। और 2020 में 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही थी कि बच्चों को कुपोषण और बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए हमें उनकी शादी की उम्र को बढ़ाना होगा, ताकि उनको बेहतर मौके मिल पाए और वो आने वाले भविष्य में परिपक्व तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकें। और उसी के बाद हमने देखा भी था कि दिसंबर 2021 में सरकार की तरफ से विधेयक लाया गया था, संशोधन किया गया था बाल विवाह कानून में। तो उस समय जब आया तो इतना विरोध था सभी सियासी पार्टियों की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और उस पूरी रिपोर्ट में बताया गया था उसके पीछे के कारण भी थे। अगर असम में देखें, अगर हिमंत बिस्वा सरकार अगर इस तरह का कोई भी विधेयक लाती है, या हमने देखा कि आजकल के दिनों में चाहे शादी के रजिस्ट्रेशन की बात हो, और उसके पीछे का कारण ही ये है कि जो बाल विवाह है उसको रोका जाए, या जहां पर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो जमकर राजनीति होती है और मुस्लिम समाज की तरफ से और इन संगठनों की तरफ से भी विरोध होता है। जबकि हम जानते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य, हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, हम विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय ही सुनिश्चित नहीं होता। यहाँ पर पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर है। एक तरफ संविधान कहता है कि इस कानून की नजर में महिला पुरुष हर धर्म जाति से जुड़े हो, सब बराबर है, लेकिन फिर अगर एक तरफ समान अधिकार है तो फिर पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर क्यों है? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। पर्सनल लॉज, दरअसल अंबर जी मैं जानना चाहता हूं कि पर्सनल लॉज क्या कहते हैं और ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड था उसका इस पर विरोध क्यों था? कांग्रेस तो उसके साथ खड़ी थी, ये समझ में आता है, लेकिन उसका क्यों विरोध था इस पर?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो जो शरीयत एक्ट है उसमें कुछ भी कोडिफाइड नहीं है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मुसलमान समाज के लोग, मुसलमान जो भी इदारे हैं वो अपने हिसाब से अपना सारा कुछ चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि खुला छोड़ा गया था और उसके साथ में ही एक इस तरह के सब्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए गए थे ताकि वो पूरे देश के मुसलमानों को असंवैधानिक तरीके से चलाए। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया अदालत चलाते हैं। शरिया अदालत जहां पर दारुल कज़ा, जहां पर मुसलमान महिलाओं और बच्चियों की तकदीर तय की जाती है। उनको ये कब किसकी शादी कितनी वैलिड है, कब शादी हो गई, कब तलाक, कब हलाला होगा, किसकी शादी जायज है ना जायज है, ये सारी चीजें ये लोग तय करते हैं। आज जब इस जहां पर मुसलमान बड़ी संख्या में है जिन प्रदेशों में, तो बड़ा दर्द होता है कि आप ऐसे कैसे शरीयत में मुदाखलत करें। हिमाचल प्रदेश में मुसलमान ज्यादा नहीं है तो बड़े आसानी से कांग्रेस सरकार भी एकदम से निकल गई। तो ये दिखाता है कांग्रेस सरकार का जो दो मुहा चेहरा है कि आप एक तरफ जो मुसलमान बच्चियों के भविष्य के साथ आज ही नहीं बल्कि 1985 से अगर हम ही लगा लें, जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उस वक्त उन्होंने मुसलमानों के प्रेशर में आकर जो एक वृद्ध महिला ही नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ किया था, आज तक वो स्टैंड पे बनी हुई है। और अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी कहते हैं कि हम इस तरह की चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे, हम ट्रिपल तलाक का कानून वापस लेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो पास कर देते हैं। तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत की महिलाओं के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, ये बहुत ही अनुचित है। और इस तरह बिल्कुल, जो आपने आखिरी बात कही कि मंशा क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो कहा कि अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज की आधी आबादी के साथ ये खेलना, ये जो प्रश्न इसमें निकल कर आया है, अंबर जैदी जी जो उठा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विजय कौशिक जी, ये सवाल तो आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि जब सियासत तय करती है कि हमें मुस्लिमों का वोट बैंक चाहिए, तो ये भी देखना चाहिए कि उसमें कम से कम आधी आबादी का जो हक हकूक है वो कम से कम मारा ना जाए। हम उनके साथ खड़े दिखें, थोड़े कड़े फैसले आपको हो सकते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके साथ खड़े दिखें। अब ये जो ताज़ा मामला है, इसमें मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि आप जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का तत्कालीन उस समय का फैसला था, आप उसके साथ खड़े नजर आएंगे या आज तारीफ करेंगे सुक्खू सरकार की? देखिए, निश्चित तौर पर सुक्खू सरकार के इस कदम की तारीफ अगर भाजपा वाले भी कर रहे हैं तो हमारी पार्टी में भी होनी चाहिए। तो अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी नाराज हो गए फिर? भाई, नाराज होंगे तो आपको बताकर नाराज होंगे। और नहीं, मैंने सोचा कि आप भाई उनके इतने निकटस्थ नेता हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। खैर, अपनी बात कहिए जी। मैं दावा करता हूँ, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है अपने मोदी जी की तरह, तो इसलिए राहुल गांधी जी से पूछकर कोई निर्णय हो ऐसा मतलब हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। जबकि भाजपा में अगर कोई बोर्ड भी टॉयलेट के ऊपर लगेगा तो वो मोदी जी के डिपार्टमेंट से पूछकर लगेगा और मोदी जी की फोटो उसमें होनी चाहिए। तो यानी कि आपके यहाँ का जो असल में नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहेंगी? आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनसे पूछकर नहीं, मतलब जब केंद्रीय सरकार ये फैसला लेगी, मोदी सरकार ये फैसला लेगी, तब विरोध करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में फैसला लेगी तो उनका स्वतंत्र फैसला, हम उनके साथ हैं। ये कैसा होगा भाई? समर्थन करते हैं और असम में विरोध करते हैं। जवाब ले लीजिए बहन अंबर जैदी जी, जरा मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए, किसी भी राज्य में किसी भी सरकार को चुना जाए, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस को, वहां की जनता की अपनी क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से कुछ जन अपेक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करना किसी भी पार्टी का धर्म है। लेकिन बीजेपी तो अपना धर्म पूरा नहीं करती। कांग्रेस धर्म तो पूरा किया था 2021 में, जब ये लेकर के आई, आपने उस धर्म पर उनको चलने देने की जो कुछ कर सकते थे, आपने उनको उस धर्म से हटाने की कोशिश की। आप तो उल्टी बात कह रहे हैं ना। सुनो ना, 2021 में परिस्थितियां ये थी शिक्षा को लेकर कि आज जो मोदी सरकार ने शिक्षा माफिया के साथ मिलकर 2 वर्ष पढ़ाई में शिक्षा माफिया की बात ही कहाँ हो रही है? वो तो महिलाओं की शादी की उम्र की बात हो रही है। सब थोड़ा कंफ्यूज है शायद। आप एक बात बताइए ना, आप महिलाओं को आप इस देश का नागरिक ही आप बराबर का इंसान नहीं समझते? ठीक है, उनका एक वैलिड सवाल है, मैं विजय कौशिक जी आपको चाहूंगा। विजय कौशिक जी, आप बहुत धैर्य के साथ बहुत अच्छी डिबेट करते, मैं चाहता हूं कि एक महिला पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ी है, वो कोई सवाल पूछना चाहती है, उनका सवाल भी ले लीजिए। अंबर जैदी जी 30 सेकंड में अपना सवाल पूछ लीजिए।
30 सेकंड में अपना सवाल पूछ लीजिए, विजय कौशिक जी जवाब देंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम महिलाओं के मुद्दे पे बात करें, लेकिन कांग्रेस जो हमेशा राजनीति करती है, ना ही तो आपने आज तक मुस्लिम महिलाओं को बराबर का इंसान समझा है, ना ही उनके मुद्दों को एड्रेस किया है। आपके सामने सवाल रखे गए हैं, आप पता नहीं कहां कहां के राजनीतिक मुद्दे उठाकर लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी समाज में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो सामाजिक मुद्दे सबसे ज्यादा अहम होते। आप हिमाचल प्रदेश में इस कानून को लेकर आते हैं, विधेयक पास भी करवा लेते हैं, आप असम में विरोध करते हैं, आप यूसीसी का विरोध करते हैं, तो आपकी भाई साहब आपकी कलई खुल रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अंबर जी, आपका पॉइंट आ गया अंबर जी, आपका पॉइंट आ गया विजय जी। हाँ, देश में हिंदुओं की बात करने वाली मोदी सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में घुसने से रोक दिया। अरे साहब क्या क्या बात कर रहे हैं विजय जी, बांग्लादेश के हिंदू, शिक्षा, रोजगार, बॉर्डर, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं आप। पहले हमारे देश में बेटी 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, अंबर जी बोलने दीजिए मोदी सरकार की नीतियों के पब्लिक देख रही है, पढ़ाई का समय बढ़ गया है। ये 20 और 21 साल की एज में ग्रेजुएशन होने लगी है बच्चियों की। तो इसलिए सुक्खू सरकार ने कई चीजों को देखते हुए इस मामले में निर्णय लिया कि अरे बच्चियों की पढ़ाई तो कम से कम पूरी हो जाए। नहीं तो उनके निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है विजय जी। इस बात को समझिए कि उनके अंबर जी एक मिनट, अंबर जी एक मिनट, विजय जी उनके इस निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। उनके इस निर्णय पर कहां कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है? प्रश्न चिन्ह तो जो कांग्रेस ने 2021 में विरोध किया था उस पर उठाया जा रहा है। फिलहाल मैं संजय शर्मा को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, ये जो सियासत है ये कि एक तरफ हंसब ठठाई फुलाइब गाला, मतलब एक तरफ हंसेंगे भी दूसरी तरफ गाल भी फुलाए रहेंगे, ये इस सियासत से कैसे पार पाएंगे आप लोग? देखिए हिमाचल प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए आपने उनका साथ दिया है, लेकिन 2021 में कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। निश्चित तौर पे जो हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस बिल को लेकर के आई और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर महिलाओं का जो कि आधी आबादी है, आज देश की आधी आबादी है, उसके भविष्य के लिए, उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 2021 में इस बिल को लेकर के आई थी, और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को इस बिल को महिला के अधिकार के रूप में देखना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के रूप में देखना चाहिए, ना कि धर्म के चश्मे से उसको देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश के अंदर महिलाओं के हित के अंदर काम नहीं किया, और इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग अब तो 15 वर्ष के लिए आप कह सकते हैं कि सत्ता से बाहर है। चाहे शाहबानो का केस हो, तब भी कांग्रेस ने दोगला चेहरा अपना दिखाया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन आप लोकसभा के अंदर उस फैसले के खिलाफ बिल लेकर के आए। जब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर 3 तलाक का कानून लेकर के आए, हटाने का, कितनी मेरी बहन अंबर जैदी बैठी है, ये बता सकती है कि कितनी मुश्किलात के बीच में जो है, किस भय के बीच में मुस्लिम महिला जो है वो रहती थी, और कितनी आजादी उनको मिली है, कितना सुरक्षित वो आज समाज के अंदर महसूस कर रही है। कम से कम उनको एक अधिकार तो मिला कि अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो कम से कम अदालत का दरवाजा तो जा सकती हैं, वो कम से कम अपनी शिकायत कहीं तो दर्ज करवा सकती हैं। तो ये इसको धर्म के चश्मे से नहीं, इसको महिला अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। और विशेष करके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 बेटियों के पिता हैं, हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी 2 बेटियों के पिता हैं। तो निश्चित तौर पे जो बेटी का दर्द क्या होता है और समाज के अंदर किस तरह की कठिनाइयों से, दूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से 16 साल 18 साल या 21 साल की बच्चियों की शादी कर देते थे, जो कि ना तो मानसिक तौर पे ना शारीरिक तौर पे, और कुछ ऐसी भी मजबूरियां आती हैं कि बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन माता पिता कुछ मजबूरियों के चलते उनकी 18, 19, 20 साल की उम्र में शादी कर देती हैं, उनको उनके अधिकारों से, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये जो है ये स्वागत योग्य कदम है, और मैं तो कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को भी जो है वो इसको एक नजीर मान करके इसका समर्थन पूरे देश के लिए करना चाहिए,
और एक बार पुनः केंद्र की सरकार को कहना चाहिए कि महिला के अधिकार को, बच्ची के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कानून पूरे देश में लाना चाहिए। जो गलती हमसे 2021 में हुई है, उस गलती का हम प्रायश्चित करते हुए हम एक बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप एक बार पुनः इस बिल को लेकर के लोकसभा में आइए और हम उसका समर्थन करेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरे देश में एक नजीर जो है वो खड़ी होनी चाहिए निश्चित तौर पर। विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस कम से कम अगर अब, जैसा कि अभी संजय शर्मा कह रहे हैं कि जो पुरानी बात थी उस पर कम से कम हिमाचल प्रदेश से एक सबक लेते हुए और उनको कम से कम एक स्टेप आगे आना चाहिए, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले? निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले मैं विजय कौशिक जी से इतना अनुरोध करूंगा। ये हमारे पुराने मित्र हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं जी। विजय जी, गोल गोल मत घुमाइए, सीधे सीधे सवाल का जवाब में अगर आपको मैं दूं तो आप ही के जो हिमाचल के प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने इस बात को, सुखू सरकार को इस बात को याद दिलाया है कि मोदी सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध क्यों हुआ। ये सवाल को लेके जब आप असहज नहीं होंगे तो इसका जवाब सुनिए। अभी लोकसभा इलेक्शन में जो आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उस मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको हम और मजबूत करेंगे और मुस्लिम को वो अपने कानून, अपने सिविल जो कानून है उनको अपना पूरा अधिकार होगा। फिर आज हिमाचल प्रदेश ने आपके मैनिफेस्टो को तोड़ दिया है, आपके कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तोड़ा है। आपने असम में, जो अंबर जी अभी कह रही थी, असम में जब सरकार ने इस पे सख्ती की थी, अब एक आप डेटा देखिए, हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि असम में जो किशोर लड़कियों की जो गर्भाधारण की जो प्रतिशत है वो कई इलाकों में 28 से 30% की थी और सबसे ज्यादा मातृ और शिशु का मृत्यु दर भी असम में था। इतनी बड़ी सामाजिक समस्या को आप सोचिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरह से उसको सख्ती से लागू करवाया है। 4000 से ज्यादा वहां लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज उसका परिणाम देखिए कि असम में किस तरह से एक बड़ा सामाजिक सुधार हुआ है और असम में आपके सारे कांग्रेस के नेता ने इसको सांप्रदायिक बताया था। असम में आपके सारे नेता घूम घूम के मुस्लिम इलाकों में बताया था कि इसने मुस्लिम आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है। तो ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, अपने नेताओं को बताना पड़ेगा, क्या यह देश सिर्फ सियासत से चलेगी? आप जिस सिर्फ सियासत की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूसीसी की बात ये लोग लाल किला से करते हैं तो उनका एक सोशल रिफॉर्म का मैसेज होता है। ठीक है। और डीडी में हम जब ये प्रोग्राम करते हैं तो उसका एक संदेश होता है अवेयरनेस का। हमने ये बात की कोशिश की है कि आप अपने तर्कों से इस बात को समझिए और अपने नेताओं को भी समझाइए कि ये सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है कि लड़के लड़कियों की उम्र बराबर होनी चाहिए। उसको सामाजिक आंदोलन के तौर पर ही पूरे देश में उसको पर्सनल लॉ के चश्मे से नहीं देखा जाना इसको सामाजिक आंदोलन के तौर पर ही देखना चाहिए। जागरूकता लाने की जरूरत है। बहुत देर से विजय कौशिक जी कुछ कहना चाहते हैं। विजय कौशिक जी, आप अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद मैं अंबर ज़ैदी के पास जाऊंगा। जी देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चियों की शिक्षा की जो उम्र है वो बढ़ गई है। उन सब चीजों को देखते हुए सुखू सरकार ने फैसला लिया। ये एक अच्छा कदम है, इसे भाजपा भी मान रही है, विनोद जी भी मान रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी इसकी हम लोग तो पहले से ही मान रहे थे, विनोद जी भी मान रहे थे, मोदी जी भी मान रहे थे, मान आप ही लोग नहीं रहे थे साहब। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको केवल ये कहना चाहता हूँ, हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं। हमारी पार्टी जनता की अपेक्षाओं के आधार पर चलती है। जनता के तो यानी आप ये भी कह रहे हैं कि अगर हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग हैं तो हो सकता है अब भी आप इनके साथ न खड़े हो, ये कहते हुए कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं वहां पर। और परिस्थितियां क्या है? चूंकि वोट बैंक है, वहां पर वोट बैंक उस तरह से प्रभावित नहीं होता है। जहां जहां प्रभावित होगा वहां पर आप बाकी देश में अभी भी विरोध जारी रखेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बात वोट बैंक की नहीं है। मैं देश की सुप्रीम कोर्ट का एक मामला बताता हूं जिसमें एक नाबालिग जोड़े की शादी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी, ये कहते हुए आप ये बयानबाजी कर रहे हैं। ना, ऐसा कोर्ट मत करिए। एकदम बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, गलत बयानबाजी नहीं करी, बस इसका मैं जवाब दूंगी इनको मैं जवाब। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग है और लोकतंत्र में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
निर्णय लिए जाते हैं। हमारे लिए जनता की आवाज सर्वोपरि है और जो सुखूजी ने किया है निश्चित तौर पर हम पूरे देश में ठीक है, वही बात आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि बाकी राज्यों में क्या करेंगे। संजय शर्मा के पास मैं जाना चाहूंगा। संजय शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा संजय जी आपसे, मैं आता हूं अंबर जैदी जी आपके पास। संजय शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो इस तरह की सियासत है और जो अभी आपने जिस तरह से सुना, आप तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है तो आगे कम से कम कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर एक साथ नजर आएगी, लेकिन उसमें जिसको कहते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी बहुत बहुत लंबा रास्ता तय करना है आपको। नहीं, जिस तरह से विजय जी इस बात को लेकर के आए हैं कि हम महिलाओं को राज्य की स्थिति के अनुसार, क्या महिला जो है, क्या बच्चियां जो है वो देश के अंदर आप वोट बैंक की राजनीति से देखना चाहते हो? आप 21वीं सदी में जा रहे हैं, अपना राजनीतिक चश्मा हमको बदलना होगा। यह सामाजिक सरोकार का मुद्दा है, यह महिला के अधिकार का मुद्दा है, उसके स्वास्थ्य और उसके मोदी सरकार आरक्षण को हटाना चाहती है, देने का मुद्दा है, उसके अधिकार, उसके शिक्षा का अधिकार भी आप छीनना चाहते हो। क्या आप नहीं चाहते? कौन सी मुस्लिम लड़की होगी, बच्ची होगी जो नहीं चाहेगी जो है वो जीने का अधिकार जो मिला है, वो कम से कम कब शादी करनी है, ये उसको सोचने का इच्छा होनी चाहिए। क्या आप उसको राजनीतिक तौर पे उसको उस चश्मे से देखेंगे? आप 21वीं सदी में भी आप महिला को वोट बैंक की नजर से मत देखिए। इस देश की आधी आबादी, बिल्कुल संजय शर्मा जी का ये पॉइंट बहुत बहुत वाजिब, बहुत वैलिड है। नहीं, देखिए विजय कौशिक जी, इस पर बहुत सियासत मुझे लगता है, इसको बहुत सियासी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। जो संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि कम से कम आज की 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में जो आधी आबादी की बात है, हिमाचल प्रदेश में कुछ और होगी, पश्चिम बंगाल में कुछ और होगी, उत्तर प्रदेश में कुछ और होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझिए, महिलाओं के हक हकूक की बात है अगर, तो वो हर जगह होगी। अंबर जैदी जी, आपको नहीं लगता है कि इस जो पूरे मामले पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुस्लिम समाज की आधी आबादी है उनका रिएक्शन क्या होगा और कितनी जागरूकता करने की, उनको भी अभी और जागरूक बनाने की जरूरत है इस पूरे मसले पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगी, लेकिन जो विजय कौशिक जी ने एक हाई कोर्ट के का एग्जांपल दिया, वो मैं बताना चाहती हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। दो केसेस है और दोनों ही दो सिमिलर केसेस, और दोनों सिमिलर केसेस में अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग फैसले। एक केस है सुप्रीम हाई कोर्ट का पंजाब हरियाणा का, जहां पर एक मुस्लिम जोड़े का केस गया, जहां पर लड़का था जिसकी उम्र थी 30-35 के बीच की और लड़की थी जिसकी उम्र थी अंडर एज, यानी कि हालांकि शरीयत, क्योंकि शरिया में मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिसाइड नहीं है, तो इसलिए छोटी उम्र में 12, 14, 15, 16, 17, 18 की लड़कियों की शादी हो जाती है। अब वो केस गया, उन्होंने उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कस्टडी के लिए केस फाइल किया पति ने अपनी पत्नी के। कोर्ट ने कस्टडी दी, पति को ये कहा कि क्योंकि शरिया में मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपकी पत्नी की कस्टडी आपको मिलती है। दूसरा केस है केरला हाई कोर्ट का, जहां पर सेम केस जाता है, कस्टडी के लिए केस फाइल किया जाता है, वहां पर पति पर पॉस्को एक्ट लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। अब बताइए कहां पर क्या प्रिवेल हो? सुप्रीम कोर्ट के पास ये सामने जब आता है मसला, क्योंकि हमारे देश में अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, पर्सनल लॉस की वजह से कोर्ट को के सामने भी ये दुविधा होती है कि भाई यहाँ पर पॉस्को प्रिवेल होगा, यहाँ पर पर्सनल लॉ प्रिवेल होगा। लेकिन ये तो भला हो कि जजेस ने वहां पर पॉस्को लगाया, अंडर एज बच्ची की शादी होती है तो वहां पर सबसे पहले पॉस्को एक्ट प्रिवेल होना चाहिए। भाई साहब, आपकी सरकार ने किया ये पर्सनल लॉ, आपने किया महिलाओं के साथ, मुस्लिम बच्चों के साथ, ये जो आप दुराचार कर रहे हैं ना 78 साल से, ये आपकी जिम्मेदारी। अब आती हूं मैं आपके सवाल पर। देखिए, इस देश में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जो नहीं कर रही है मोदी सरकार, खत्म कर रही है। विजय जी थोड़ा धैर्य रखें। अनअवेयरनेस उनके बीच थी, पिछले 10 सालों में मुस्लिम महिलाओं को ये समझ में आया कि हमारे साथ हो क्या रहा था। अब तक तो उन्हें ये लग रहा था कि यही हमारी किस्मत और इसी तरह के शायद हमें कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन आज उनको ये समझ आया है कि हमारे साथ किस तरह से हमें छला गया है, हमारे साथ बेईमानी की हम इस देश की सरकारों ने। आज उनको समझ में आया, वो निकलकर बात करती हैं, अपने अधिकार मांगती हैं और एक्सेप्टेंस आई है और अवेयरनेस आई है। तो बड़ा बदलाव है। ट्रिपल तलाक के लिए कानून बना, हज पर बिना महरम के जाने की इजाजत मिली, कितने सारे बदलाव हुए हैं। आज मुस्लिम महिलाओं में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि उनको देश पर, कानून पर, सरकारों पर भरोसा बढ़ा है। लेकिन ये भरोसा और ये अधिकार जिन सरकारों ने छीना, वो अब उसका खमियाजा भुगत रही और भुगतेंगी आने वाले समय में भी।
जी जी जी, निश्चित तौर पर। और विजय जी जो बात कर रहे थे कि मोदी सरकार यूसीसी देश में क्यों नहीं लागू कर रही है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य आप देखिएगा। मैं जी 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 अंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन विचारों के लिए। नहीं किया जी विजय जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप तो कहते हैं भाई साहब कि पहले चर्चा कीजिए, 78 सालों से चर्चा हो रही है, अब चर्चा हो चुकी है, अब लागू होगा। मुस्लिमों के हक में तमाम तरह की बातें। विजय जी अब रहने दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं इस चर्चा को बंद कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं अंतिम में कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। यूसीसी भी लागू होगा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू हो रहा है, अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, अगली बार यूसीसी पर भी चर्चा कर लेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, अंबर जैदी जी, विनोद मिश्रा जी और विजय कौशिक जी, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा की सियासत की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 5 सितंबर से वहां पर जो एक तरह से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पर्चे दाखिल करने के लिए। और उम्मीदवारों को लेकर मंथन दोनों ही पार्टियों में जारी है। उम्मीदवारों पर मंथन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हरियाणा प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए शाम को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की यानी कि सीईसी की बैठक होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता इस सीईसी में शामिल हैं उनकी मौजूदगी में होगी यह बैठक और इसमें हरियाणा के उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लग सकती है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और राज्य में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी। तो माना जा रहा है कि बीजेपी इन चुनावों में नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। नए चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। कहा जा रहा है कि मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के कार्यकलाप और सक्रियता के बारे में पार्टी नेतृत्व को जानकारी दी गई है, यानी कि कौन कितना सक्रिय रहा है अपने क्षेत्र में, क्या कुछ कार्य रहे हैं, किन मंत्रियों के, विधायकों के जो सिटिंग एमएलएज हैं उनका, इसके बारे में भी रिपोर्ट बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने लिया है नेतृत्व ने। माना जा रहा है कि बीजेपी सभी 90 नामों का ऐलान एक साथ नहीं करेगी और इसके लिए उम्मीदवारों की 2 से 3 लिस्ट सामने आ सकती है। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टिकटों पर मंथन जारी है। उम्मीद है कि 7 या 8 सितंबर को पहली सूची आ सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने भीतर मौजूदा गुटबाजी से परेशान है। आपसी कलह कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस का स्थायी भाव बन चुका है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा भी सीएम पद की दावेदारी जता चुकी हैं, अपनी मंशा जाहिर कर चुकी हैं। इसके लिए वो बाकायदा अपने लिए विधानसभा का टिकट भी चाह रही थी। वहीं कांग्रेस महासचिव और हुड्डा सरकार के मंत्री रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला भी असेंबली चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बड़े नेताओं की इस दिली इच्छा सामने आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने संदेश दिया है कि कोई भी मौजूदा सांसद असेंबली चुनाव नहीं लड़ेगा। इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है कि जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके फेवर में है ये। लेकिन इससे मतभेद और हसरतों पर कितना लगाम लगेगा ये कह पाना मुश्किल है। हम आपको बता दें कि जो हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी जो कि पिछली बार 47 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक भी उसने नहीं जीता था, वो भी इस बार 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हुआ है। तो ये राज्य की पूरी सियासत है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण है सीईसी की बैठक? लगभग बहुत सारे मंथन में, जिसमें आज धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी बातचीत हुई और उसके बाद जेपी नड्डा के घर पर भी तमाम एक दौर की बैठक चली है। शाम को पहली लिस्ट आने की उम्मीद है। देखिए, आज पहली लिस्ट नहीं आएगी। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक होगी बीजेपी के मुख्यालय में, केंद्रीय मुख्यालय में। और उससे पहले राज्य की हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 2 दिन हुई थी और आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हरियाणा कोर ग्रुप की भी बैठक हुई और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात हुई। वो भी जेपी नड्डा के साथ बैठक में मौजूद थे। जो मंथन होता है, जिले से जो नाम आते हैं, नाम के पैनल फिर प्रदेश नाम के पैनल को अंतिम रूप देता है,
वो केंद्रीय चुनाव समिति के लिए तैयार कर लिया गया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति को अंतिम मुहर लगानी है। जानकारी इस बात को लेकर है कि कई जो विधायक हैं, यानी जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं या उम्मीदवार रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, उनको पार्टी हो सकता है कि इस बार टिकट ना दे। तो यानी कई सीटों पर आप बदलाव भी देख सकते हैं और संतुलन बनाने की एक कवायद दिख सकती है बीजेपी की पहली सूची में। युवाओं को खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, इस बात को लेकर मंथन हुआ है, जो हमारी जानकारी बता रही है। और हम जानते हैं कि बीजेपी इस बात पर फोकस करती रही है कि परिवारवाद के खिलाफ वो लगातार बात करती रही है। हरियाणा में जिस तरह से कुछ परिवारों की राजनीति है, चाहे हुड्डा परिवार हो या फिर चौटाला परिवार हो, तो इस तरह से परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी हरियाणा में तमाम चुनाव प्रचार में कहती रही है या अपनी सभाओं में कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जहां पर जमीन से जो नेता उभरते हैं उनको टिकट दिया जाता है, जो संघर्ष करते हैं उन युवाओं को टिकट दिया जाता है। तो उसकी एक छाप इस आज जब अंतिम रूप दिया जाएगा सूची को, तब हम जब कल संभवतः जो सूची जारी होगी उसमें देख भी सकते हैं कि हरियाणा में कुछ नए चेहरे या कुछ युवा चेहरे चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ते नजर आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कांग्रेस की सियासत भी आपसे समझना चाहेंगे। पूरा जोरदार मंथन वहां भी चल रहा है, लेकिन जो आपसी गुटबाजी है, सीएम पद के जो की मांग है, जो हसरत है, वो कितनी बड़ी बाधा बन रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में कई गुट है, सब जानते हैं। मुख्य तौर पर एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंप है और कुमारी सैलजा उनके विरोध में रहती हैं। कई बार हम जानते हैं कि बात आलाकमान तक पहुंचती है, गांधी परिवार को दखल देना पड़ता है, कांग्रेस अध्यक्ष तक बात पहुंचती है। रणदीप सिंह हुड्डा उनका जो आप देखें सुरजेवाला है, उनकी एक अलग राजनीति है। टिकट भी आप देखें कि कुछ केंद्रीय नेताओं ने कांग्रेस के चाहा था, जिसपे जवाब में कहा गया कि केंद्र का कोई नेता जो सांसद है या केंद्र की राजनीति में सक्रिय है वो हरियाणा में कांग्रेस में चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये इस तरह की तमाम राजनीति हो रही है। निश्चित तौर पर दो कैंप मुख्य तौर पर हैं, एक हुड्डा समर्थक है और एक हुड्डा विरोधी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वर्षों से हम देखते रहे कि कर्नाटक हो या फिर हरियाणा हो, कांग्रेस अंतरकला से जूझती रही है और दो कैंप रहे। आप कर्नाटक में हम जानते हैं डीके शिवकुमार का और सिद्धारमैया का कैंप है, तो उसी तरह से यहाँ पर एक हुड्डा के समर्थक हैं, हुड्डा कैंप के तमाम नेता हैं। दूसरी तरफ कुमारी सैलजा और अलग जो गुट है वो उसमें देखें तो टकराव देखने को मिलता है। तो कितना कांग्रेस उसमें आपस में उसको कितना बैलेंस कर पाती है, कितना आपस में जो मतभेद हैं उसको सुलझा पाती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।